यूपी में पिछले कुछ दिनों से एक एनकाउंटर को लेकर बाजार गर्म है। लगातार सुर्खियां बटोर रही है ये एनकाउंटर। इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। विपक्षी दल ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यूपी पुलिस जब एनकाउंटर करती है तो वो जात और धर्म को देखकर करती है। और इस एनकाउंटर को खासतौर पर जिसकी आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वहाँ हमारी टीम भी पहुँची आज तक की। संतोष शर्मा हमारे बड़े होनहार क्राइम रिपोर्टर, वो उस घर तक गए और उस घर में जाने के बाद और इस एनकाउंटर की पूरी एफआईआर को पढ़ने के बाद और साथ में इस एनकाउंटर के बाद अगले 4-5 दिनों तक जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई सामने आने के बाद ये एनकाउंटर सच में अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। हमेशा एनकाउंटर को लेकर सवाल उठते रहे, ये कोई नई बात तो है नहीं। मैंने आपको कई एनकाउंटर की ऐसी कहानी सुनाई है, लेकिन आज की जो एनकाउंटर और इसकी जो कहानी है, इसमें यूपी पुलिस इस तरीके से अपनी जांच करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी और फिर सारी चीज़ों को एक एक कर जोड़ेगी कमज़ोर कड़ी के तौर पर। मतलब सोच से परे की चीज़ है, लेकिन ये सब कुछ हुआ इस एनकाउंटर में। इस कहानी की शुरुआत होती है 28 अगस्त को। सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप पर डाका पड़ता है। 5 नकाबपोश लोग उस ज्वेलरी शॉप में जाते हैं और वहाँ पर गन पॉइंट पर हथियार दिखाकर 1,40,00,000 रुपए के सोने, चांदी और हीरे के जेवरात लूट लेते हैं और कुछ कैश भी, करीब 3 लाख रुपए। अब इस हादसे के बाद हंगामा मच जाता है। दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में कोई आए और यूँ लूट पाट करके चला जाए, इसकी सीसीटीवी की तस्वीरें सामने आती हैं, वो मीडिया में चलती हैं, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर पर तो सवाल उठना था। तो यूपी की कानून व्यवस्था पर इस सीसीटीवी फुटेज ने जो इस ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की थी, सवाल उठाने शुरू कर दिए। पुलिस के ऊपर दबाव पड़ा। आनन फानन में ये केस वहाँ की जो एसटीएफ है, उसको स्पेशल टास्क फोर्स, उसको दे दिया गया। 1,40,00,000 रुपए की लूट, वो भी दिन दहाड़े। दुकानदारों में भी गुस्सा। अब इस मामले की तफ्तीश शुरू होती है। 28 अगस्त को ये हुआ था। 5 सितंबर को एक एनकाउंटर होता है सुल्तानपुर के गांव के एक इलाके में, और उस एनकाउंटर की कहानी पुलिस ये बताती है कि 2 नौजवान एक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुके नहीं, उल्टे पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायर में उनमें से एक मारा गया। और यहीं इस घटना के बाद ये कहानी शुरू हुई। जो शख्स मारा गया उसका नाम है मंगेश यादव। बकौल यूपी पुलिस, मंगेश यादव उस 28 अगस्त की लूटपाट के 5 लोगों में जो शोरूम के अंदर थे उनमें से एक था। अब एक एनकाउंटर हुआ एक लुटेरे का, तो इसमें हंगामा क्यों होना चाहिए? हर मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये बात अलग है कि अब हम लोग एनकाउंटर पर खुशियाँ मनाते हैं, ताली बजाते हैं, फूलों से स्वागत करते हैं, तो फिर पुलिस का तो हौसला बढ़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ, आने वाले वक्त में जिस तरीके से अदालतों से इंसाफ देरी से मिलता है, अब लोगों के सब्र का बांध टूट गया और वो चाहते हैं कि इंसाफ हाथों हाथ हो, सड़क पर हो, तो फिर ऐसे एनकाउंटर होते हैं और लोगों का जो सपोर्ट है वो भी पुलिस के पास जाता है। लेकिन ऐसे एनकाउंटर आने वाले वक्त में कितने ख़तरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा नहीं है अभी, क्योंकि कानून का काम है सज़ा देना, अदालतों का, पुलिस का काम नहीं है। लेकिन खैर वो लंबी बात हो जाएगी, इस कहानी पर ही लौटते हैं। तो मंगेश यादव का एनकाउंटर हो चुका। एक लुटेरा जिसको पुलिस ने मार दिया, कायदे से इस पर किसी को हमदर्दी नहीं होनी चाहिए और किसी क्रिमिनल के साथ ऐसे हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ये मामला क्यों उठा, उसकी बहुत सारी वजह है। और बाकी लोगों को छोड़िए, खुद जो पुलिस की कहानी है उसमें इतने इसमें झोल है कि आखिर में आप लोग फैसला कीजिएगा कि ये मामला जो हुआ सही था या गलत था। तो 28 अगस्त को सुल्तानपुर के ज्वेलरी शॉप पर यह लूट हुई। पुलिस ने अपनी तफ्तीश की, एसटीएफ ने। पता चला कि इस लूटपाट में 14 लोग शामिल थे। इसकी पूरी प्लानिंग अमेठी में हुई और इसके बाद 3 अलग अलग टीमें थी। 5 अंदर गए, बाकी बाहर इधर उधर निकलना था। उन्होंने पहले रेकी की थी, सब कुछ हो गया। अब एसटीएफ को जब ये मामला दिया गया तो इत्तेफाक से एसटीएफ ने इन्हीं 14 लोगों में से 3 के बारे में पता किया कि ये भी 3 शामिल थे, और एसटीएफ ने एक रोज़ बताया कि उन्होंने घेर लिया और उनका एनकाउंटर किया। पर तीनों के पैर में छूते हुए गोली निकल गई। कोई जख्मी नहीं हुए खास, छूते हुए निकल गई। तीनों को पकड़ लिया। और यूपी पुलिस पैर में गोली मारने में बहुत माहिर, आपको पता है। मैं कई बार कहता हूँ निशाना इतना सटीक कि इनको ओलंपिक में भेजना चाहिए, पर पता नहीं क्यों नहीं भेजते हैं। तो खैर, उन 3 लोगों को मामूली खरोच आई पैर में, उन तीनों को पकड़ लिया। अब बचे 11।
इधर 3 का इनकाउंटर हुआ, उसी में से एक जो इस पूरे गैंग का, इस रॉबरी का सरगना बॉस विपिन सिंह, उसने वो एक हिस्ट्री शीटर था, उसने अपनी एक जमानत तोड़वाई और जाकर सरेंडर कर दिया और जेल चला गया। तो अब हो गए 4, अब बाकी बचे 10। अब इसी में एक मंगेश यादव का 5 तारीख को एनकाउंटर हो गया, तो हो गए 5, बाकी बचे 10। अब लेकिन जो मेन था सरगना, वो तो अपने आप बचा लिया उसने सरेंडर करके। तो हो सकता था उसे भी एनकाउंटर करनी है, हो सकता था ना करे, जैसे बाकी 3 के पैर को छूते हुए गोली निकल गई थी। लेकिन मारा गया सिर्फ मंगेश यादव इकलौता। और इन 5 के 5, जिसमें से 3 गिरफ्तार, एक ने सरेंडर किया, पुलिस ने पूछताछ की। उधर दुकानदार अपना बेचारा, जिसके 1 करोड़ 40 लाख रुपए लुटे हैं, वो दुकान बंद करके बैठा हुआ है कि भाई पुलिस वालों हमारा माल दिला दो, 1 करोड़ 40 लाख बहुत बड़ी रकम है। लेकिन अभी तक उसका कहना है हमें कुछ मिले ही नहीं है, पुलिस वालों ने कुछ चांदी पकड़ा दिया और सोना गायब है सारा। अब आपके पास मास्टरमाइंड भी है, गैंग का सरगना भी है, लेकिन लूट का माल है ही नहीं। और वो बाकी 10 की कहानी कितनी सही है कितनी गलत, किसी को पता नहीं। तो फिर सच्चाई क्या है? तो ये पूरी सच्चाई अब आपको बताता हूं। 28 अगस्त को रॉबरी हुई। इसके बाद 3 लड़कों को पुलिस ने पैर पे गोली चलाई और पकड़ा। उसके बाद पुलिस ने कुछ इनाम का ऐलान किया एक शख्स पर, उसका नाम है मंगेश यादव। और ये था कि ये भी उन 5 लोगों में नकाबपोश में एक था जो उस दिन रॉबरी करने के लिए गया था। मंगेश यादव के खिलाफ कुल 8 केस थे, लेकिन कभी भी किसी केस में उसके पास हथियार नहीं दिखाया गया। इवन उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का भी कोई केस नहीं था। छोटे मोटे जो केस होते हैं क्रिमिनल, वो केस थे, और कोई इनाम नहीं, कुछ नहीं। अब अचानक 2 सितंबर को यूपी पुलिस बाकी सबके साथ साथ मंगेश यादव पर 50,000 रुपए का इनाम का ऐलान करती है 2 सितंबर को। इसके बाद सिर्फ 48 घंटे के अंदर 4 सितंबर को इनाम की रकम बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया जाता है। 4 सितंबर को, 2 सितंबर को 50,000, 4 सितंबर को 1 लाख, और 5 सितंबर की सुबह 3:15 बजे के आसपास मंगेश यादव एक एनकाउंटर में ढेर। तो अब इनाम का रकम अलग मिलेगा, जो तरक्की मेडल है वो तो अलग मिलेगा। तो ये तो हो गई पुलिस की कहानी कि इस लूटपाट में शामिल एक बंदे को हमने एनकाउंटर में मार गिराया। अब इसकी डिटेल वाली कहानी भी सुन लीजिए। 2 सितंबर को इसी सुल्तानपुर के गांव में मंगेश यादव के घर सादी वर्दी में कुछ पुलिस वाले पहुंचते हैं रात को। घर में मंगेश यादव की मां, उसके पिता और एक बहन जो 10th क्लास में पढ़ती है। उससे उन्होंने पूछताछ की, मंगेश यादव का, उन्होंने कहा घर में सो रहा है। पुलिस ने उससे कहा कि चलो जरा तुमसे कुछ थाने में पूछताछ करनी है। घर वालों को भी यही पुलिस ने कहा घबराओ मत, हम थाने में ले जा रहे हैं। 2 सितंबर की रात की बात है ये। हर चैनल पर पूरी फैमिली ये बयान दे चुकी है। अब 2 सितंबर ये वही तारीख है जिस दिन 50,000 रुपये का इनाम का ऐलान हुआ था मंगेश पर। अब 3 बीतता है 4 की दोपहर होते होते मंगेश पर 1 लाख का इनाम हो गया। और इसके बाद अब 5 सितंबर आ गए, और 5 सितंबर के 3:15 बजे यूपी पुलिस सुल्तानपुर के ही इलाके में एक जगह पर मंगेश यादव का एनकाउंटर कर देती है। और कहानी बताती है कि जो FIR के हिसाब से पूरी कहानी है, अब वो पहले कहानी सुनिए फिर उसके एक एक पॉइंट बताता हूँ। FIR के हिसाब से कहानी है कि STF को खबर मिली कि इस लूटपाट में शामिल ज्वेलरी शॉप पर सुल्तानपुर के 2 बदमाश मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, और एक मुखबिर ने खबर दी। पुलिस ने हाईवे पर जाल बिछाया, मुखबिर साथ में था। अचानक दिखा कि देर रात एक मोटरसाइकिल बड़ी तेज रफ्तार से चली आ रही है। अब आप विजुअली भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब FIR में लिखा हुआ है कि अचानक एक मोटरसाइकिल बेहद तीव्र गति से, इंग्लिश में उसको यही कहेंगे, ये हिंदी में, आसान हिंदी में, तेज रफ्तार, बहुत ही स्पीड में चली आ रही है। अचानक जो मुखबिर है उनके साथ पुलिस वालों को, वो टॉर्च की रोशनी में उस मोटरसाइकिल पर टॉर्च की रोशनी मारता और उसका इशारा देता कि यही है। ये लाइनें लिखी हुई। अब एक बार बताइए कि हाईवे पर एक रात करीब 2, 2:30, 3 बज रहे हैं, स्पीड से एक मोटरसाइकिल जा रही करीब 80 या 100 की स्पीड पे, तमाम खड़े हुए पीछे, एक टॉर्च की रोशनी मारता है, और वो टॉर्च की रोशनी मारते ही हेलमेट वेलमेट पहने हुआ है सामने शख्स, और वो कहता है यही है। जादू की छड़ी होगी यूपी के पुलिस के पास कि 80-100 की स्पीड में टॉर्च की रोशनी में भी वो बता रहा है हाईवे पर कि ये वही मोटरसाइकिल पे बैठे हुए दोनों हैं जिनकी आपको तलाश है। खैर,
अब उसके बाद पुलिस उनका पीछा करती है। पुलिस कहती है कि हम उन्हें रुकने का वो करते हैं, वो उल्टे हमारे ऊपर गोली चलाते हैं, फिर हम दोनों पीछा करते हैं, फिर वो एक जगह पे मुड़ जाते हैं। अब सड़क ऐसी थी कि वो ऊबड़ खाबड़, बैलेंस बिगड़ता है, मोटरसाइकिल गिर जाती है, फिर हम उन्हें वार्निंग देते हैं, फिर वो पीछे से गोली चलाते हैं, मजबूरन हमें गोली चलानी होती है और उसमें से मंगेश यादव की मौत हो जाती है। ये भी लिखा हुआ है, ये कानूनी दस्तावेज है जो आपको बता रहा हूँ। अब इससे पहले की तैयारी है। इससे पहले की एफआईआर में लिखी हुई कि हमें शाम को एक मुखबिर से खबर मिलती है कि आज उस लूटपाट में शामिल मंगेश यादव मोटरसाइकिल पर इस इलाके से गुजरेगा। ये सुनते ही एसटीएफ की टीम अपनी पूरी तैयारी करती है। हमें जो नियम ज्ञान कानून बताए गए थे कि ऐसे इनकाउंटर में कैसी सेफ्टी बरती जानी चाहिए, हमने वो सब किया। हमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहने, हमने सारी चीज़ें ली, उसके सारी तैयारी की और मुखबिर के भरोसे पर हमने सारा नाका वाका लगा दिया। ये भी लिखा हुआ है। अब इत्तेफाक से इनकाउंटर के बाद फ़ौरन बाद जिस जगह पर यह इनकाउंटर हुआ, पूरी टीम जो इनकाउंटर में शामिल है, 8-10 से ज़्यादा लोग हैं उसमें, उन सब ने तस्वीर भी खिंचाई है, वहीं पे मोटरसाइकिल भी पड़ा हुआ है। अब उस तस्वीर में जो इस ऑपरेशन के इंचार्ज इनकाउंटर के मिस्टर शाही हैं, वो भी खड़े हुए हैं बीच में सेंटर में, मुस्कुराता हुआ चेहरा है। इनकाउंटर हुआ, उन्हें पता है इनाम भी है, तरक्की भी हो सकता है, मेडल भी मिल सकता है, तो वो भी हैं सब खड़े हुए हैं। वो तस्वीर मैं कहूँगा दीपक को दिखाएं आपको। उस तस्वीर में उन इंचार्ज समेत जिस ऑपरेशन के इंचार्ज हैं मिस्टर शाही और बाकी 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने जूते तक नहीं पहने हुए, चप्पल पहने हुए। अब एक बात बताइए कि आप एक एनकाउंटर पर जा रहे हो, आपको पता है चेज़ करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, और यहाँ पे भी चेज़ हुआ है, आप चप्पल पहन कर निकल लेंगे? भैया आप तैयारी करते हैं, घंटों इंतज़ार करते हैं कि कब खबर आएगी, कैसे जाएंगे, आप उस वक्त एकदम पूरी तरह से रेडी होते हैं। यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे सैर करने निकल रहे हैं, चलो चप्पल पहनते हैं और निकल लेते हैं, और वहाँ जाकर उन्होंने किया। अब जो दूसरी तस्वीर इसी तस्वीर में है कि हम सब ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना, क्योंकि सामने से भी हमला हो सकता है। बुलेट प्रूफ जैकेट नदारद है, हो सकता है इनकाउंटर के 1-2-3 मिनट बाद इन्होंने गर्मी लगी हो, जैकेट उतार दिया हो, लेकिन न किसी के हाथ में है, ना उस फ्रेम में कहीं पे पड़ा हुआ है, जैकेट भी नहीं है, जबकि एफआईआर में सब कुछ लिखा हुआ है। ये कैसे मुमकिन? तीसरा, जिस मोटरसाइकिल पर यह एनकाउंटर हुआ, कमाल देखिए, और इत्तेफाक सब यूपी पुलिस के साथ ही होता है। 5 सितंबर की सुबह जिस बाइक पर, ये मोटरसाइकिल पर एनकाउंटर हुआ, जिस पर बैठा हुआ था मंगेश यादव, ये एक सुल्तानपुर के ही अस्पताल से चोरी हुई थी। एक शख्स अपने किसी बीमार रिश्तेदार को लेकर अस्पताल गया, उसने दोपहर को बाइक अस्पताल के बाहर पार्किंग में लगाई, बाहर आया तो देखा बाइक गायब, चोरी। और ये चोरी जो हुई थी, ये हुई थी इस एनकाउंटर से और इस हादसे से करीब 9 दिन पहले। 9 दिन हो गए उस मोटरसाइकिल को चोरी हुए हुए, लेकिन उस मोटरसाइकिल की चोरी की पहली रिपोर्ट कब लिखी जाती है? 28 अगस्त को, जिस दिन सुल्तानपुर में उस ज्वेलरी शॉप पर डाका पड़ा, 1,40,00,000 का। डाका पड़ने के 8 घंटे के बाद इस मोटरसाइकिल की चोरी की रिपोर्ट पहली बार लिखी जाती है, जो 9 दिन पहले चोरी हुई थी हॉस्पिटल से। 9 दिन तक जिसकी मोटरसाइकिल, उसने भी रिपोर्ट नहीं लिखाई, पता नहीं, उसे शायद ज़रूरत नहीं होगी बाइक की, बहुत पैसे होंगे उसके पास। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि इधर डाका पड़ा, इधर 8 घंटे के बाद उसी मोटरसाइकिल की चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज हो गई, डाके के 8 घंटे के बाद, जो 9 दिन पहले चोरी हुई है। और इत्तेफाक से जिस मोटरसाइकिल पर मंगेश यादव को पीछा करके गोली मारी गई, इनकाउंटर किया गया, वो उसी मोटरसाइकिल पर था। इत्तेफाक कहेंगे या कमाल कहेंगे? अब फैमिली वाले कह रहे हैं कि 2 सितंबर की रात सादी वर्दी में आकर पुलिस वाले एक नहीं उन तीनों को बता कर गए कि हम इसे पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि 2 सितंबर से 5 सितंबर तक मंगेश यादव पुलिस के कब्जे में था। जब 2 सितंबर को पहली बार 50,000 का इनाम डिक्लेयर किया गया, और उसके बाद 4 सितंबर को, तो 4 सितंबर जब 1 लाख किया गया, तब भी मंगेश यादव पुलिस के कब्जे में था। और उसके बाद फिर रात को ये एनकाउंटर हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक सीनियर वकील समेत बहुत सारे लोगों ने इस एनकाउंटर की जांच कराने की मांग की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूपी सरकार इस एनकाउंटर के मामले की जांच करा दे किसी से, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। सीबीआई को दे दें तो भी सच्चाई पूरी तरह सामने आ जाएगी। तो फिर हल क्या, किस पे भरोसा? किसी पे तो करेंगे आप ना, तो है। इस मामले की जांच या तो सीबीआई को दें या फिर यूपी ही सरकार कोई टीम बनाए, लेकिन
ये सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के गाइडेंस के अंदर, उस जज की निगरानी के अंदर इस पूरे केस की जांच हो, इसको मॉनिटर किया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में अगर होगी तो सुप्रीम कोर्ट को भी, जज को भी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट देनी होगी, तो तभी सच्चाई सामने आ सकती है। वरना इतने इनकाउंटर हुए, आपको भी पता है कितनों की रिपोर्ट आई। अभी अतीक असद वाली भी आ चुकी है, और भी पता नहीं कितने, तो हम लोग तो पता भी नहीं चलता क्या क्या हुआ है। लेकिन यहाँ मंगेश यादव के इस एनकाउंटर में ये जो सारी चीज़ें हैं, पुलिस वालों का चप्पल में ही निकल लेना, मोटरसाइकिल की चोरी की रिपोर्ट डकैती के 8 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज कराना जो 9 दिन से गायब है, 2 दिन पहले घर से उठाकर ले जाना, घर वाले इस बात के गवाह हैं। सोमवार को रात 2 बजे पुलिस आई थी, जो इधर से आई थी पुलिस, कैसे आई थी? पीछे से आई थी। अच्छा, उधर पीछे से। हाँ, पीछे से आई थी तो वो बोली कि पहले भाई बाहर सोया था, मम्मी हम अंदर थे, तो वो बोले कि पहले आए एक दो। कहाँ सोया था ये? इधर पे इसी झोपड़ी का? यही बाहर सोया था, तो वो बोले पहले उसको 1-2 झापड़ मारे, फिर उसको पकड़ लिए। तो हम लोग पूछने लगे आप कौन है, तो बोले कि हम पूछताछ करके इनको लेकर जा रहे हैं, पूछताछ करके छोड़ देंगे। तब हम लोग भी कुछ वो था करने की कोशिश की, तो वो महिला जो थी वो बोली तुम लोग ज़्यादा बोलोगी तो तुमको मारेंगे भी। और तब हम लोग एकदम शांत हो गए। तब आए घर में, बोले कि ताला खोलो, तो हम बोले रुको खोलते हैं, तो बोले कि खोलो नहीं तो हम तोड़ देंगे। जब खोले तो अंदर गए, पूरा घर का तलाशी लिए तो कुछ नहीं मिला। भाई का फ़ोन मिला, वो फ़ोन ले लिए। तब हमारा भी फ़ोन ले लिए जो कि पापा दिए थे हमें पढ़ने के लिए। तब वो पहले से फ़ोन लेकर रख लिए, जब जाने लगे तब फ़ोन दिए और वो कुछ वीडियो भी बनाए। नहीं तो वो जो फोन जो लिए थे, भाई वाला तुम्हारा वाला, वो दोनों वापस किए कि एक वापस? नहीं, बस एक वापस की, जो कि हमारा था। वो किसी से बात किए तब हमारा फ़ोन दिए। अच्छा, भाई वाला फोन कहाँ रखा था? वो लेकर चले गए, अभी नहीं दिए। हाँ, वो ले। वो तब से वहीं था। हाँ, और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, कब पता चला आप लोगों को? हम वही लेकर गए थे। तब कुछ जब लेकर जाने के बाद भी वो लोग आ रहे थे, ताकि उन लोग को लगे ना कि हम पकड़ लिए हैं, हम अपने अंदर रखे हैं। अब वो गांव वालों को ना पता चले, ना किसी को पता चले, ऐसे वो लोग किए हैं। तो यहाँ इसी तरफ से रात में कितनी देर के अंदर ले गए थे? सोमवार को ले गए थे? वही 15-20 मिनट तक वो लोग थे। अच्छा, हाँ, फिर आपने गांव में बताया किसी को? किसी को नहीं बताया। हम सोचे कि वो जब किए नहीं है तो वो पूछताछ करके छोड़ देगा। तो वो भी नहीं डर रहा था ना कि हम किए नहीं है तो हम किस लिए जाएंगे, ऐसे वो कि बोला। वो घर पे ही सो रहा था? हाँ, वो घर पे ही था। और फिर आप लोगों को कब जानकारी हुई? जब उसकी डेथ हो गई तब। किसने बताया? 2-3 पुलिस आई थी, वो डायरेक्ट मम्मी से बता रहे हैं कि आप कुछ जानती हैं, तो मम्मी बोली नहीं हम कुछ नहीं जानते। बोले कि आपके बेटा मर चुका है, आप चलिए देख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे नहीं आएंगे। तब पापा चाचा उचा कुछ बात हो तो उन लोग से किए, तब ऐसे ऐसे धीरे धीरे। और उसके घर की हालत आप देखें, जिसमें पुलिस बता रही है कि ये ऐसे ऐसे है, वो घर भी गवाही दे रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपने 5 लोग, 3 को तो वैसे ही पैर के पास गोली मार के पकड़ चुके हैं, मास्टरमाइंड अपने आप को सरेंडर कर चुका है, आप ये गोली खा चुका है। बरामदगी के नाम पर वो दुकानदार बेचारा बैठा हुआ ठगा महसूस कर रहा है, कह रहा साहब हमें तो कुछ चांदी दे दिए हैं, और जो बाकी हमारा 1,40,00,000 का, उसमें तो हमें पता ही नहीं, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा ऊपर वाला जाने। तो उसके हिस्से भी कुछ नहीं आया है, तो फिर क्या कीजिएगा इस केस का। ऐसे बहुत सारे केस हैं साहब, लेकिन वही है कि इसमें जब एनकाउंटर और ऐसी सारी चीज़ों पर लोग खुश होने लगे, तालियां बजाने लगे, तो फिर सवाल कहाँ उठेगा। और अगर सवाल उठता है और जांच होती है तो फिर आप देखिए कितने पन्ने खुलते हैं। तो बात आज सिर्फ इस एनकाउंटर की नहीं है, बहुत सारे ऐसे एनकाउंटर, और बात सिर्फ यूपी की भी नहीं, पूरे देश के अलग अलग स्टेट्स की भी उठा ले तो दूध का धुला कोई है नहीं। और वैसे भी हर एनकाउंटर अपने आप में एक सवाल खड़े करता है, तो आप उसको यूं ही नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो कई लोगों ने इस एनकाउंटर को लेकर कहा था कि इस पर आप कुछ बताइए, और मैं कोशिश करूंगा इस कहानी के बीच में जो घर वालों ने कहा है कि कैसे ले गए, या फिर वो तस्वीरें, वो सारी चीज़ें आप देखिएगा तो बेहतर आप जज कर पाएंगे। और जब जज कर लें तो फिर खुद ही फैसला कीजिएगा कि यह है क्या, यह था। हाल कहानी में जितना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।